मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। बाहर सब मेहमान थे और मेरे वालिद की आवाज़ मैं अंदर तक सुन रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई बेजान मुजस्सिमा हूँ। वो बहुत रो रहे थे। जाहिर सी बात है, जिस शख्स की बेटी की बारात ही ना आए तो वो यूं ही रोता है। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि बाहर जाऊं और जाके अपने बाप के आंसू साफ करूं, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मनो बोझ मेरे सर पे बैठा है, जिसका ना होना भी कितनी बड़ी मुसीबत बन जाता है। मैं जानती थी कि अब दोबारा मेरी दहलीज पर मेरी बारात नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कोई नहीं पूछता जिनकी बारात आके लौट जाए और उनकी रुखसती ना हो। क्योंकि मेरे ससुराल वालों की आखिरी शर्त मेरा बाप पूरी नहीं कर पाया था। मेरे होने वाले शौहर को गाड़ी चाहिए थी और मेरा बाप उसकी ये शर्त पूरी नहीं कर पाया। इसी पे बहस हुई और बारात वापस लौट गई। उस शख्स ने बड़ी बेइज्जती की थी। मेरे वालिद उस शख्स के बाप के पैरों को पकड़ने लगे कि खुदा के लिए मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना करें। वो सारी जिंदगी आपके घर की खिदमत करेगी। मेरी बेटी बहुत सुघड़ है, पढ़ी लिखी है। लेकिन ना मेरा पढ़े लिखा होना काम आया, ना मेरा खूबसूरत होना काम आया। कुछ भी तो काम नहीं आया। सिर्फ एक गाड़ी ना देने की वजह से वो लोग मेरे बाप को धुतकार के चले गए और मेरे मुंह पे जिल्लत का ऐसा तमाचा मार कर गए कि अब कोई भी इस दहलीज पे मेरे लिए तो कम अज कम नहीं आता। जहेज के सारे पैसे मेरे ससुराल वालों ने कैश लिए थे कि लड़का अपनी पसंद का फर्नीचर लेगा। घर का सामान सास अपनी मर्जी का लेगी। कपड़े, ज्वेलरी, हर चीज। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मैं जानती थी कि अब वो पैसे मेरे बाप को वापस नहीं मिलेंगे, जो ना जाने कितने लोगों से कर्ज के तौर पे लेके मेरे ससुराल वालों को जहेज के नाम पे दिए गए थे। कुछ देर बाद मेरे वालिद कमरे में आए। पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्हें देख के मैंने जल्दी से अपने हाथ से आंसू साफ किए। मैं ये नहीं चाहती थी कि वो कमजोर पड़ जाए। कहने लगे, मौलाना साहब मेरे साथ आए हैं बेटा, अब अपना चेहरा छुपा लो, तुम्हारा निकाह है। ये सुन के मैं हैरान हुई। मैंने कहा, बाबा लेकिन बारात तो वापस जा चुकी थी, क्या आपने फिर से किसी से कर्जा लिया है? कहने लगे, नहीं, तुम्हारा निकाह सालार साहब से हो रहा है, मेरे बॉस से। ये सुन के मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा, मैं उनसे? मैं समझ नहीं पा रही। कहने लगे, बेटा वक्त नहीं है, मौलाना साहब बाहर खड़े हैं। उन्होंने ही मेरे दुपट्टे से मेरा घूंघट निकाला, मेरे पास बैठ गए। मेरी वालिदा तो थी नहीं। मौलाना साहब के साथ दो लोग आए थे और मेरा निकाह हो गया। 5 लाख हक महर के एवज मेरा निकाह सालार जहांगीर से हो चुका था, जिसे ना आज तक मैंने देखा था, ना उसने मुझे देखा था। बस मैं ये जानती थी कि मेरे वालिद उसके फर्म में काम करते थे। एक अदना से वर्कर है। मैंने सुना था कि बहुत ही मगरूर और घुमंडी किस्म का शख्स है। फिर मुझसे निकाह क्यों कर रहा था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग साएं साएं कर रहा था। बहरहाल, निकाह हो चुका था। मेरे वालिद मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले गए। तब भी मेरा चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। मैं देख नहीं पाई कि मेरा निकाह हुआ किसके साथ है, और शायद हिम्मत भी नहीं थी। मेरा हाथ मेरे वालिद ने अपने बॉस के हाथ में दे दिया। मैं अपने बाप के साथ लग के सिसकियों से रोना चाहती थी, लेकिन वो शख्स बड़े तेज कदम उठाता हुआ मुझे घर से बाहर ले गया। मैंने कहा, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। कहने लगा, शट अप, ये रोने धोने का ड्रामा मेरा देखने का बिल्कुल मूड नहीं है। तुम्हारे बाप की मिन्नत समाजत पे तुम्हारी इज्जत रख ली है तो मेरा एहसान मानो। उस शख्स का लहजा और दुरुस्तगी देखकर मैं अपना अगला सांस लेना भूल गई थी। तो क्या मेरा बाप उससे सिसकियों से रो के अपने बॉस की मिन्नत समाजत कर रहा था? क्यों कर रहा था? इससे अच्छा था कि मेरे बाबा मेरी शादी ही ना करते। वो तो यूं था जैसे मेरे बाप के सर पे पता नहीं कितना बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान का बोझ हमेशा मुझे उठाना था। मुझे अपने साथ वो गाड़ी तक लेकर आया। पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला। कहने लगा, बैठो इधर। मैं चुपचाप बैठ गई। दरवाज़ा उसी ने बड़े ज़ोर से बंद किया। फिर अगली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर से कहने लगा, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। अभी तक मैंने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आंसू थे जो तवातर से मेरी आंखों से बह रहे थे। आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी एक बंगले के पास आके रुकी। हॉर्न बजा ही था कि चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी अंदर पोर्च में जाके खड़ी हो गई। ए लड़की, इस चीज़ की उम्मीद ना रखना कि यहाँ पे कोई तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। नीचे उतरो और अंदर आ जाना। ये कह के वो शख्स बड़ी बेहिसी से गाड़ी से उतर चुका था। मैंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। मरे मरे कदमों से लाउंज के अंदर गई। देखा तो वो सोफे पर विराजमान था। अभी तक मैंने उसके सिर्फ पाँव देखे थे। ड्रेस पैंट पहनी हुई थी और शूज़ पहने हुए थे। कहने लगा, ये घूंघट क्यों निकाल रखा है तुमने? क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हारी तारीफें करूंगा, तुम्हें मुंह दिखाई दूंगा? देखो, ये सब कुछ मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी तुमसे शादी हादसाती तौर पे हुई है। समझ लो कि मैंने तुम्हारे बाप पे एहसान किया है। अपना ये घूंघट उठाओ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो और कैसी नहीं। मैंने घूंघट उठाया। सामने बैठा शख्स 32 से 33 साल का था।
बेहद सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था, लेकिन हद दर्जा मगरूर और घुमंडी किस्म का इंसान था। कहने लगा, सामने वाला कमरा मेरे बेटे का है। ये सुनकर मैं अचंभे में आई। कहने लगा, मेरा बेटा 4 साल का है और मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ, क्योंकि वो बेहद बदजुबान थी, अपनी मनमानियाँ करना चाहती थी, और मैं ऐसी औरत के साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकता। मुझे ऐसी लड़की अच्छी लगती है जो हर बात पे जी कहती रहे, और तुमसे शादी करने का मकसद भी यही है कि तुम मेरे बेटे को संभाल लोगी, उसे माँ का प्यार दोगी। अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी जरा सी भी कोई शिकायत लगाई तो समझ लेना वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैंने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप एक बच्चे के बाप हैं? मेरी बात पे वो मुस्कुराया। कहने लगा, तुम्हारा बाप जानता था, लेकिन तुम्हारी बारात वापस जा चुकी थी। उस वक्त तुम्हारे बाप को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता था कि उसकी बेटी आज ही रुखसत हो जाए। बहुत मिन्नत समाजत की है तुम्हारे बाप ने कि मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊं, और उसके बाद तुम्हारे बाप का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये जो हक महर की रकम मैंने लिखवाई है, समझ लो ये तुम्हारी कीमत है। चाहो तो तुम रख लो, और चाहे तो तुम्हारा बाप रख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम आज के बाद अपने बाप से नहीं मिलोगी, शक्ल भी नहीं देखोगी। मैं हैरत से फटी आंखों से उसे देख रही थी। मैंने कहा, मैं अपने बाप को क्यों नहीं देख सकती और उनसे क्यों नहीं मिल सकती? वो कहने लगा, इसलिए क्योंकि वो मेरे स्टैंडर्ड के काबिल नहीं है। वैसे तो तुम भी नहीं हो। अपने मुंह में उसने सिगरेट ली और लाइटर से जला के बोला। कहने लगा, सामने कमरा, वो मुझे ये याद दिला रहा था कि मुझे उस कमरे में जाना है। मैं मरे मरे कदम उठाती हुई उस कमरे में चली गई जहां उसने जाने के लिए कहा था। दरवाज़ा खोला तो वहां एक मासूम सा 4 साला बच्चा बेड पे सो रहा था, अपना टेडी बियर अपने साथ लगाए। पहले तो मैं बेड पे बैठ के खूब रोई। अपने तन पे यह रूसी लिबास मुझे बेमानी सा लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी पल में बदल जाएगी। मेरे पास कोई जोड़ा नहीं था जो मैं पहन सकती। कुछ भी तो नहीं लाई थी मैं। अब समझ में नहीं आ रहा था कि पहनूं तो क्या पहनूं। इस अरूसी जोड़े में तो नहीं सो सकती थी। अपने आंसू साफ किए। जब बाहर आई तो लाउंज खाली था। नीचे बस 2 ही कमरे थे और एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था। डाइनिंग रूम भी था और बहुत बड़ा लाउंज था, लेकिन कमरे सिर्फ 2 ही थे। यकीनन दूसरा कमरा उसी शख्स का था। मैंने जरा सी दस्तक दी। कौन है, क्या तकलीफ है? वही रूखा मगरूराना अंदाज। मैंने कहा, जी मैं राबी। उसने दरवाज़ा खोला। कहने लगा, क्या मसला है? उस वक्त नाइट सूट में मलबूस था। मैंने कहा, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, मैं इन कपड़ों में नहीं सो सकती। कहने लगा, क्या मुसीबत है? फिर अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गया और वहां से एक लेडीज सादा सा सूट निकाल के मुझे लिया। कहने लगा, ये मेरी साबका बीवी का है, इसे पहन लो। मैं वो कपड़े लेके अपने कमरे में आ गई। कपड़े तब्दील किए, बेड पे लेट गई। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा है और क्या नहीं, लेकिन कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अलबत्ता मुझे अपने वालिद की बेहद फिक्र थी। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, और मैं यहाँ कैसे रहूंगी। यही सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो चुकी थी। बहरहाल सुबह बच्चे के रोने की आवाज़ पे मेरी आंख खुली। मैंने देखा तो वो बच्चा मुझे ही देख के रो रहा था। मैं उठ के बैठ गई। मुझे देख के वो घबरा गया। मैंने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो? कहने लगा, कौन, आंटी कौन हो तुम? बड़े धीमे और डरे हुए लहजे में उसने कहा। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे फीडर पीना है। हालांकि वो 4 साल का था, शायद 4 साल की उम्र में भी फीडर पीता था। मैंने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे लिए फीडर लेके आती हूँ। कहने लगा, नहीं मैं बाबा के हाथ से पीऊंगा, मुझे बाबा के पास छोड़ के आओ। बच्चे का रंग उड़ा हुआ था। वो मुझसे यूं डर रहा था जैसे पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाती हूँ। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो कोई नहीं बोला। मैंने फिर से दस्तक दी तो वो शख्स उकताए हुए लहजे में कहने लगा, अरे भाई दरवाज़ा खुला है, किसको मुसीबत है बार बार दरवाज़ा खटकाने की? मैंने दरवाज़ा खोला और वो बच्चा अंदर चला गया। अपने बाप के पास जाके उसके सीने पे सर रख के लेट गया। बाबा मुझे भूख लगी है, फीडर पीना है। उसने अपने बेटे को देखा तो उसे चूमने लगा, अपने साथ भींच लिया। अच्छा मेरी जान, मैं देता हूँ। लेकिन जैसे ही उठ के उसकी नज़र दरवाजे की तरफ उठी, मुझे देख के कहने लगा, किचन में फीडर पड़ा है, पहले उसे गर्म पानी में बॉईल करना, फिर नीम गर्म दूध डालकर थोड़ी सी चीनी डालकर उसे मिक्स करके लेके आओ। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई हुक्म की गुलाम हूँ। मैं किचन में गई, फीडर को गर्म पानी में धो के बच्चे के लिए फीडर लेके आई। वो अपने बाप के पास ही लेट गया। कहने लगा, बाबा मुझे इस आंटी के साथ नहीं सोना, मुझे आपके साथ सोना है। वो कहने लगा, बेटा ये तुम्हारी आया है, तुम इसके साथ ही रहोगे। तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे नींद नहीं आती। जाओ मेरी जान, जाके अपने कमरे में लेटो।
पता नहीं, अपने ही बच्चे से उकताया उकताया सा लग रहा था। मैंने कहा, बेटा मेरे पास आओ, मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। कहने लगा, कौन सी कहानी? मैंने कहा, शेर और चूहे की कहानी। वो बच्चा मेरे पास आ गया। मैंने उसे शेर और चूहे की कहानी सुनाई। वो फीडर पीता पीता कहानी सुनता सुनता सो चुका था। सुबह जब मैं उठी तो मुलाजिमा मुझसे नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा, जो भी है दे दें, मेरा कोई ख़ास नखरा नहीं है। कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पे काफ़ी कुछ रखा था, लेकिन मुझसे कुछ भी ठीक से खाया नहीं जा रहा था। मुझे अपने बाबा याद आ रहे थे। सालार कहने लगा, ऐसे करो, अंजुम के कपड़े तुम शाजिल के कमरे में रख दो और वही कपड़े पहन लिया करो, वैसे भी तुम्हें बिल्कुल ठीक आता है। बेशक मैं गरीब बाप की बेटी थी, लेकिन अपने बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए आज तक मैंने कभी किसी की उतरन नहीं पहनी थी। मैंने कहा कि रात को मजबूरी थी, लेकिन मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। मैंने आज तक कभी किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहने। मेरी बात पे उसका हाथ में पकड़ा कांटा रुका, जिससे वो बॉयल अंडा खा रहा था। बड़े गौर से उसने मुझे देखा, फिर इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। कहने लगा, ओह रियली? फिर हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हारे बाप की तनख्वाह तो बड़ी मुश्किल से 30,000 थी। इतने नखरे उठा लेता था वो तुम्हारे कि तुम्हें ब्रांड्स के नए नए कपड़े देता। मैंने कहा, मैंने कभी ब्रांड्स नहीं पहने, आम कपड़े ही पहनती हूँ, लेकिन अपने कपड़े पहनती हूँ। किसी के उतरे हुए ब्रांड्स के कपड़े भी मुझे अपने तन पे मंजूर नहीं है। मैं आम से जोड़े पहन लूंगी, लेकिन किसी की उतरन नहीं पहनूंगी। कहने लगा, फिर तो तुम्हें इस घर में उतरन ही उतरन मिलने वाली है, क्योंकि मैं भी एक सेकंड हैंड हस्बैंड हूँ। फिर तो तुम्हें मेरा साथ भी कबूल नहीं होगा, यानी कि तुम मेरे करीब भी आना पसंद नहीं करोगी। उसकी बात बहुत अजीब सी थी। शायद अगर मेरा बाप मुझे इस बारे में बता देता तो मैं कभी भी उससे शादी ना करती, किसी भी गरीब इंसान से कर लेती। पता नहीं क्यों मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा कि अगर मेरे वालिद ने मुझसे मशवरा किया होता, मुझे आपके बारे में बताया होता, तो मैं यकीनन आपसे शादी नहीं करती। मेरी इस बात पे उसने बड़े गुस्से से बरजस्ता मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैं किसी गरीब से शादी कर लेती। उसे गुस्सा किस बात पे आया था? बड़े जोर से कांटा उसने अपनी प्लेट में फेंका कि मैं घबरा गई। फिर कुर्सी खिसका के खड़ा हो गया। कहने लगा, हो क्या चीज तुम? जानती हो मैं कौन हूं? इस वक्त मेरे पास कितने अरब हैं मैं खुद नहीं जानता। तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने घर में मुलाजिमा भी नहीं रखता, और तुम मेरे सामने मुझसे ये कह रही हो कि तुम मेरे बजाय किसी गरीब इंसान से शादी करना पसंद करती। तुम मुझ पे एक गरीब इंसान को फौकियत दे रही हो, मुझ पे। वो बेतहाशा गुस्से में आया। मैंने कहा, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। कहने लगा, सब समझता हूं मैं। ये कह के उठ के चला गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। वो बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया। वो बच्चा बिल्कुल बेज़रर सा था, बस अपना फीडर ही मुझसे मांगता था। मैंने नोट किया था कि फीडर के अलावा कुछ नहीं खाता पीता था। हालांकि 4 साल के बच्चे तो खाना खा सकते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो कहने लगा, वो क्या होता है? मैंने आज तक ऐसा मासूम बच्चा नहीं देखा था जितना शाजिल था। बहरहाल मैंने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और उसे खिलाए। आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन में मैंने उसे मुख्तलिफ चीज़ें खाने के लिए दी। वो चुपचाप खाता रहा। फिर कहने लगा, आप अच्छी आंटी हैं। फिर मुझे अपने खिलौने दिखाने लगा। ये बताने लगा कि उसने अपने टेडी बियर्स के क्या क्या नाम रखे हैं। उस बच्चे को देख के लगता था कि तन्हाई का शिकार है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खिलौनों के अलावा कुछ भी नहीं था। रात को फीडर पी के सो गया था। मैं उसके पास ही बैठी थी। कुछ देर बाद मुलाजिमा आई। कहने लगी, बेगम साहिबा आपके लिए खाना लगाऊं? मैंने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे साहब आ गए? कहने लगी, नहीं साहब तो नहीं आए, आपने खाना खाना है तो लगा देती हूँ। मैंने कहा, नहीं बस एक गिलास दूध दे दो। उसने मुझे एक गिलास दूध दे दिया। मैंने दूध का गिलास पिया और सोने की कोशिश करने लगी। रात के 2 बजे का टाइम था जब मुझे गुनगुनाने की आवाज़ आई, जैसे कोई गाना गा रहा हो। मेरी आंख खुल गई। वैसे भी मैं नींद की कच्ची थी। मैं उठ के खड़ी हो गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख के मेरे होश उड़ के रह गए। वो शख्स अपने साथ किसी लड़की को लेके आया था, और वो लड़की बड़े बेबाक लिबास में उसे सहारा देते हुए कमरे तक ले जाने लगी, क्योंकि वो नशे से बिल्कुल चूर था। वो लड़की कह रही थी, तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया। ये कहते हुए वो उसे कमरे में ले गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। वो शख्स अय्याश किस्म का शख्स था। ये तो देखकर मुझे उससे घिन महसूस होने लगी। दोबारा मैंने गुरेज ही किया कि मैं उस शख्स से बात करूं। मेरे हाथ में एक सोने की अंगूठी थी जो मेरे वालिद ने मुझे पहनाई थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे मार्केट जाना है। वो कहने लगा, जी चलिए बेगम साहिबा। उसके साथ मैं मार्केट चली गई। शाजिल को भी मैं अपने साथ ले गई थी। मैंने वो अंगूठी सेल की
और उन्हीं पैसों से अपने लिए कपड़े खरीदे, क्योंकि मैं उस शख्स से कुछ भी मांगना नहीं चाहती थी। मांगती तो वो मुझे बहुत जलील करता। वो रात को देर से आता था, शराब पी के आता था। किसी दिन कोई लड़की होती तो किसी दिन कोई लड़की। बहरहाल, मैंने अपनी ज़िंदगी शाजिल तक महदूद कर ली थी। बहुत जल्द वो मेरा आदी हो गया था। मैं उसे बाहर लॉन में ले जाती, उसके साथ फुटबॉल खेलती। एक बार शाम को हल्की सी बारिश होने लगी। मैं शाजिल को गोद में उठाए बारिश में नहा रही थी। वो भी बेहद खुश था। अब वो मुझे राबी राबी कहता था। जब मैं लॉन में होती थी तो चौकीदार और ड्राइवर अपने अपने क्वार्टर में चले जाते थे। सालार वैसे भी रात को देर से आता था। सुबह का नाश्ता भी मैं उस वक्त करती थी जब सालार ऑफिस जा चुका होता था, और रात का खाना वो वैसे भी नहीं खाता था। लेकिन मैंने शाजिल को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाने भी लगी थी। बारिश में ही मैं उसके साथ नहा रही थी जब अचानक से गाड़ी का हॉर्न बजा। चौकीदार भागता हुआ आया। उसने मेन गेट खोला। मैं शाजिल को लेकर लाउंज में जाने वाली थी जब सालार की गाड़ी पोर्च में खड़ी हुई, और शायद वो मुझे देख चुका था। मैं लाउंज में आई तो वो खुद भी अंदर आ गया। कहने लगा, बात सुनो। मैं वहीं खड़ी हो गई। शाजिल मेरी गोद में था। कहने लगा, तुम मेरे बेटे को बारिश में क्यों लेके गई थी? बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, तो क्या हुआ? कहने लगा, ये सर्दियों की बारिश है और तुम्हारा दिमाग क्या काम नहीं करता? अगर मेरे बेटे को ठंड लगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, नहीं लगेगी उसे ठंड। आपने तो उसे कमरे तक महदूद कर रखा है। हर वक्त बस खिलौनों से खेलने की उसकी आदत थी। कमरे से बाहर नहीं निकलता था। डरा सहमा रहता था। सिवाय फीडर के मैंने इसे कुछ और खाते पीते देखा ही नहीं था। और अब वो माशाल्लाह से सब कुछ खाने लगा है। अब बारिश भी उसे कुछ नहीं कहेगी। ये कह के मैं उसे कमरे में ले गई। दोबारा तो उसने मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम मेरे बच्चे को कैसे संभालती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती। मैं भी अपना वक्त गुजार रही थी। रात को बाबा की कभी कभी बड़ी याद आती थी, लेकिन मैं उस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती थी कि उससे इजाज़त लूं कि मैं अपने बाप से मिल सकती हूं या नहीं। पता नहीं क्यों मुझे उस शख्स से चिढ़ और नफरत सी महसूस होने लगी थी, और वजह उसकी हरकतें थी। शराबी था, घर में लड़कियों को लेके आता था। जाहिर सी बात है कि उनके साथ सब कुछ करता होगा। कभी कभी मैं सोचती थी कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मुझे ये शख्स मिल गया, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई गुनाह याद नहीं आता था। कभी कभी दिल भारी होता था तो मैं रोने लगती थी, लेकिन ये भी अच्छी बात थी कि वो मुझसे बेनियाज था। एक बार मैं सो रही थी जब मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो ड्राइवर था। मैंने कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा, वो साहब जी बहुत ज़्यादा नशे में है। मैंने कहा, तो उन्हें उनके कमरे में लिटा दो, मैं क्या करूँ? कहने लगा, वो साहब गाड़ी में ज़िद लगा के बैठे हैं कि मेरे साथ अंदर नहीं जाएंगे, लड़की के साथ जाएंगे। आप जाए उन्हें अंदर लेके आए। मैंने कहा, क्यों, आज लड़की लेके नहीं आए अपने साथ? ड्राइवर ने नज़रें चुरा के नफ़ी में सर हिलाया। मैं बाहर गई तो वो गाड़ी में बैठा हुआ था। खुमार आलूद नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लंबे चौड़े शख्स को कमरे तक लेके जाना मेरे लिए कोई आसान काम तो नहीं था। वो खड़ा हो गया, लड़खड़ाते हुए अपना बाजू मेरे गले में डाल दिया। मुझे तो जैसे करंट सा लगा। आधे से ज़्यादा वो अपना वज़न मुझ पे डाल चुका था। कहने लगा, स्वीटी, मुझे मेरे कमरे में लिटा दो। मैं बड़ी मुश्किल से कदम जमा रही थी, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा वज़न मुझ पे डाल चुका था। मेरा जी तो जाओ उसे धक्का दे दूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसे लाउंज से अंदर लेके आई, लेकिन अचानक ही उसने मेरी कमर को अपने हाथ से पकड़ा। मैं बुरी तरह से घबरा गई। शायद वो सहारा लेने की कोशिश कर रहा था ताकि गिर ना जाए। बामुश्किल मैं उसे उसके कमरे में लेके आई और उसे बेड पे धक्का देके गिराया। तब शायद उसे थोड़ा सा होश आया। कहने लगा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? यू 2 टके की लड़की, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। और स्वीटी कहाँ है? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं जब्त कर गई। मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो कहने लगा, स्वीटी डार्लिंग, इधर मेरे पास आओ, आई लव यू। लेकिन मैं कमरे से बाहर निकल चुकी थी। शाजिल के कमरे में आके लेट गई। अगले रोज जब मैं कमरे से बाहर आई तो पता चला कि सालार ऑफिस नहीं गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात मुझे मुलाजिमा से पता चली। मैंने शाजिल को नाश्ता करवा दिया और मुलाजिमा को दोपहर के खाने का बताने लगी। तब एक डॉक्टर लाउंज में दाखिल हुआ और सालार के कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद मुलाजिम सालार के कमरे से बाहर आया और मुझसे कहने लगा, बेगम साहिबा, आपको डॉक्टर बुला रहा है। मैं कमरे में गई तो सालार अभी होश में नहीं था। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा रहा था। उस वक्त उसकी रंगत पीली पड़ी हुई थी। मुझे देख के डॉक्टर पूछने लगा कि आप इनकी वाइफ हैं? मैंने कहा, जी। वो कहने लगा, मैं पहले भी सालार साहब को बता चुका था कि शराब इनके लिए जहर है। अगर इन्होंने शराब ना छोड़ी तो इनका लिवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
यकीनन मेडिसिन भी नहीं खा रहे होंगे। देखें, अगर यही हाल रहा तो सॉरी टू से ये बच नहीं पाएंगे। मैंने डॉक्टर से पूरी तफसील पूछी। मेडिसिन के बारे में मुलाजिम ने मुझे बताया कि वो कहाँ पड़ी है। उसे तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने मना थे। डॉक्टर मुझे ज़रूरी हिदायत देके जा चुका था। मैंने मुलाजिमा से कहा कि सालार के लिए सूप बनाए। उसे शाम तक होश आया, तब तक सूप बन चुका था। मैंने मुलाजिमा के हाथ से सूप लेकर उसके कमरे में भेजा। कुछ देर बाद प्याला टूटने की आवाज़ आई। यू ब्लडी बिच, ये क्या लेके आई हो मेरे लिए? दफा हो जाओ यहाँ से और ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी नुकसानदेह थी। मुलाजिमा कमरे से बाहर आ गई। कहने लगी, साहब जी ब्लैक कॉफ़ी मांग रहे हैं। मैंने कहा, तुम कमरे से कांच उठाओ, मैं खुद उन्हें सूप देती हूँ। इस बार सूप का बाउल मैं लेके गई। मुझे देख के उसके माथे पे बल पड़े। तुम मेरे कमरे में क्या करने आई हो? मैंने कहा, मुझे कौन रोक सकता है? जितना ये कमरा आपका है मेरा भी है। ये कह के मैंने वो सूप का बाउल साइड टेबल पे रख दिया। ये देख के कहने लगा, मैं ये नहीं पीऊंगा। मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि ब्लैक कॉफ़ी आपके लिए नुकसानदेह है। तो